ठीक है, ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है अब। ठीक है, और मैं जो हूँ आप लोगों को रैपिडली क्वेश्चन कराने लगी हूँ। आप लोग अपनी जो है ना बुक्स खोल लें। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे SK 17 वॉल्यूम 2, मेडिसन 19 नवंबर मॉर्निंग। ठीक है, 20। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डाउन सिंड्रोम इज ट्राइसोमी 21। ठीक है, अब आप लोगों ने ना रैपिडली ना आंसर्स लिखते जाना है आज। ठीक है, टाइम नहीं है, वेट करूँ, लेकिन आप लोगों की ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कि आप लोग आंसर्स लिखते जाएंगे। ओके, तो मुझे बताएं कि इसमें AFP इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, और जो जीन एक्सप्रेशन है वो ओवर होता है कि डिक्रीज होता है वो भी। ठीक है, ठीक है, लिखते जाएं सारे। अंडर ADH मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम PCT, चाहे ADH आता है या नहीं है, आपकी मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जो है ना PCT से होगी। अब और मुझे बता दें कौन सा पार्ट जो है वो मोस्ट प्रोन होता है टू हेमरेज। रीनल का कौन सा पार्ट होता है मोस्ट प्रोन टू हेमरेज। देयर इज हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर, पेशेंट्स नी फ्लेक्सर्स रिलैक्स्ड, एग्जामिनर ब्रेस्ट टिबियल हेड्स एंड बोथ हैंड्स लेग मूव एंटीरियरली। अब वो टिबिया को मूव कर रहा है, आप ये देख रहे हो। आपको मैंने डिफरेंस जो बताया था लिगामेंट्स का, कि या तो फीमर जो है मूव कर रही है तो ऑपोजिट हो जाएंगे लिगामेंट्स, अगर टिबिया मूव कर रही है तो आपके फिर वो सेम वाले रहेंगे। अगर अब वो टिबिया को एंटीरियरली मूव कर रहा है तो आपका इंटीरियर क्रूशिएट होगा। अब मुझे बता दें कि अगर वो फीमर को पोस्टीरियरली मूव कर रहा है तो कौन सा लिगामेंट होगा। क्वेश्चन 4 है, ट्रैक्टर सोलिटेरियस रिसीव यस एफरन फ्रॉम 7 अब ये है कि ट्रैक्टर सोलिटेरियस जो है वो 5 7 9 10 से लेता है। ठीक है, लेकिन जो वो टेस्ट लेता है स्पेसिफिक वो 7 से लेता है। ठीक है, इसमें आपके बाकी आंसर्स भी ठीक है, पर इधर आपने 7 को चूज करना है। ट्रैक्टर सोलिटेरियस एफरन सेंस जो टेस्ट पर जा रहा है ना वो 7 से जा रहा है। 2900। हाँ जी। 2890। डॉक्टर रूज और एक माइक ऑफ कर लें, कुछ कहना है तो टाइप कर दें प्लीज। ठीक है, अच्छा, a patient with loss of touch sensation on face while pain and temperature being intact, which nucleus is involved, primary sensory nucleus। अब जो एक माइक ऑफ है किसका, नहीं नहीं वो एक और थी उनका होना है, अभी भी होना है डॉक्टर रूज जो है। अच्छा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अच्छा, अब ये आप देखो कि सेंसेशन ऑन फेस है वाइल पेन एंड टेम्परेचर बीन इंटैक्ट। अब एक याद करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। जब आप किसी इंसान को देखते हो प्राइमरी चीज आप क्या नोटिस करते हो, उसका फेस। ठीक है, तो आपके फेस सेंसेशन के लिए हो गए प्राइमरी सेंसरी न्यूक्लियर। आप कोई मुझे बता दे कि अच्छा थैलेमस का कौन सा न्यूक्लियस था जो कि फेस से सेंसेशन लेके जा रहा था। जल्दी जल्दी। वेरी गुड डॉक्टर आयशा, वेरी गुड। आपने टेबल्स याद किए हैं आप लोगों ने, वेरी गुड, आपने पढ़े हैं टेबल्स। अब मैं आपको बता दूं जो प्राइमरी सेंसरी न्यूक्लियस है ना वो आपका ट्राइजेमिनल का न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके चार होते हैं ट्राइजेमिनल के। तो प्राइमरी सेंसरी न्यूक्लियस आपके ट्राइजेमिनल का न्यूक्लियस है, और ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है। ये फिर पोन्स में जाता है और फिर जो है VPM में जाता है, ये थैलेमस में। ठीक है, उधर। यंग मैन कैन ही हैज डिफिकल्टी इन फ्रेंजियल स्वेलिंग। डॉक्टर, अच्छा मैं म्यूट है। ठीक है, अच्छा अब तो शोर नहीं आ रहा, मेरे माइक से तो शोर नहीं आ रहा, मैं हैंडफ्री लगा लेती हूँ। आप बताएं मुझे, शोर तो नहीं आ रहा। फैन ऑफ करो, ठीक है, ओके ओके। अच्छा, फ्रेंजियल स्वेलिंग में जो है ना आपकी 5 7 9 10 ही वो नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि आपकी 5 ने मेस्टिकेशन के मसल्स को करना होता है, 7 वो फेशियल एक्सप्रेशन, और फिर आपके जो है 9 ने आपके टंग के मसल्स को, 10 ने आपकी जो गैग रिफ्लेक्स के सारे मसल्स होते हैं, ये सारे मिलके जो है ना पेज नंबर है 5। अच्छा, ये सारे मसल्स मिलके ना उस बोलस को जो च्यू किया है, या जो एक बोलस फॉर्म बनी है आपकी फूड की, उसको फ्रेंच उसको ये सारे इन्वॉल्व होते हैं कि उसको आपके ये पहुंचा सकें आपके एसोफेगस में। ठीक है, तो ये सारी नर्व्स आती हैं आपके फ्रेंजियल स्वेलिंग में, और डिफिकल्टी तो ये। अच्छा, मान लीजिए ब्लड लॉस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर विल डिक्रीज। अब आपका जो है आप देखो वीनस रिटर्न भी डिक्रीज करता है, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी डिक्रीज करता है। ठीक है, और आपका जो है BP भी डिक्रीज करता है। अब हम ये देखते हैं उन्होंने 1 लीटर का है। ठीक है, अब आपका BP डिक्रीज तब करेगा जब आपका लॉस होगा 1.5 लीटर्स। ठीक है, ये लिमिट है, ये किसी एक्सप्लेनेशन में आपको मिल भी जाएगा WST में, कि अगर आपका लॉस 1.5, बल्कि इधर ही लिखा हुआ है सॉरी, BP डिक्रीजेज 1.5, तो फिर आपका BP होगा। और वेनस रिटर्न जो है वो डिक्रीज करता है, लेकिन वो फॉरन ही वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है आपके पेरिफेरल वो मसल्स में। ठीक है, स्केलेटल मसल्स में, और आपकी एक्सट्रीमिटीज में सॉरी वैसे कंस्ट्रक्शन हो जाती है, और आपका वेनस रिटर्न जो है वो इंक्रीज करते हैं ताकि हार्ट की तरफ ज्यादा जाए। ठीक है, तो आपने इधर स्ट्रोक वॉल्यूम को आपने चूज करना है, बेसिकली वो डिक्रीज कर जाता है जब आपका ब्लड वॉल्यूम कम है।
अच्छा, एन acute डिक्रीज इन आर्टीरियल प्रेशर, मीन आर्टीरियल प्रेशर ड्रॉप्स फ्रॉम 100 to 60 एलिसिट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनसेटरी चेंजेस। अब ये एक ना आपको एक पूरा पाथवे याद होना चाहिए, हेमरेज हुआ फिर क्या हुआ पूरा पाथवे। अब क्वेश्चंस वो इसमें से हर स्टेप पे पूछते हैं, ठीक है। अब उन्होंने बताया जो द फॉलोइंग कंपनसेटरी पेज 5 कंपनसेटरी चेंज आता है तो डिक्रीज फाइनिंग रेट ऑफ कैरोटिड साइनस, ठीक है। जब हम लोग पढ़े थे रिसेप्टर्स को मैंने आपको बताया था। अब आप ये ना समझें कि जी ब्लड वॉल्यूम कम है, उसका प्रेशर कम है, उसका स्ट्रेच कम हुआ है आपके रिसेप्टर्स पे, तो वो फायरिंग ज्यादा कर देंगे कि हमें ज्यादा काम चाहिए, सिंपैथेटिक एक्टिवेट करो। उनका फायरिंग रेट भी कम होता है। फिर जो है आपका वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है जब उनको फायरिंग कम आ रही होती है। यस, आपकी सिंपैथेटिक में डिक्रीज फायरिंग होती है, ठीक है। अगर स्ट्रेच कम वॉल्यूम कम है, स्ट्रेच कम पड़ता है आपके रिसेप्टर्स पे, तो उनकी फायरिंग डिक्रीज होती है। फायरिंग डिक्रीज होती है तो आपका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, ठीक है। इसको याद रखना है आपने कि कैरोटिड साइनस की और साइनसेस आपके जो है ना वो प्रेशर को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कैरोटिड साइनस जो है उसकी फायरिंग रेट डिक्रीज करता है। 9 at the time of shock what happens, what returns to normal after compensation earlier। अब शॉक में क्या होता है, वही शॉक है आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, आपको मैंने बताया उसमें आपका रिस्पिरेशन रेट भी इंक्रीज करता है, टैकीकार्डिया भी होता है। तो जो सबसे पहले कंपनसेशन होती है ना अर्ली, वो आपका हार्ट रेट नॉर्मल होता है। रिगार्डिंग सेंट्रल रेटिनल वेन पेनलेस विजुअल लॉस होता है सेंट्रल। अब मुझे कोई इसका वो फोसा बता दे और कनाल बता दे। कनाल तो बड़ी ऑब्वियस है लेकिन फोसा भी मुझे बता दे, ठीक है। बच्चों लिखो जल्दी लिखो, आप सीएनएस ही पढ़ रहे हो तो प्लीज डोंट डिसअपॉइंट मी, आप लोग अभी सीएनएस पढ़ रहे हो। नो बच्चे नहीं, सेंट्रल रेटिनल वेन का। यस डॉक्टर, ऑप्टिक कनाल है। फोसा मुझे बता दो जल्दी से, विच मसल, फोसा फोसा, क्रेनियल फोसा होता है ना। नहीं नहीं, वो आपकी ऑप्टिक कनाल ही है, ठीक है। और मिडल क्रेनियल फोसा एक इन्होंने बताया लैपटॉप, अच्छा। आपका मिडल क्रेनियल फोसा तो उसमें आपकी ऑप्टिक कनाल होती है, ठीक है। उसमें से आपकी ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी सेंट्रल रेटिनल वेन, वो स्ट्रक्चर्स आपने याद करने हैं ज्यादा। ओके डॉक्टर विनीश, नाम चेंज कर लिया। वेरी गुड डॉक्टर विनीश। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है विच मसल फिक्सिस स्कैपुला टू मीडियल बॉर्डर ऑफ वर्टिबल कॉलम रोम्बॉइड्स। अरे इसकी पिक्चर मैंने जो है ना वो सेव की है, आप बड़ी प्यारी सी पिक्चर है, ये देखें, ठीक है। ये रोम्बॉइड जो है ना आपकी वर्टिब्रा और स्कैपुला को मिला रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है ऑल द मसल्स ऑफ हैंड्स प्लाइड बाय रेमाई ऑफ टी आई। अच्छा, अभी तो इन्होंने ना सीक्वेंस लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग भी एक एक दफा टाइप करते हैं बगैर देखे। स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड्स का सीक्वेंस टाइप कर दो सारा। अच्छा, पोस्टीरियर लेटरल बाउंड्री ऑफ पेल्विक फॉर्म फ्रॉम सैक्रोट्यूबरस एंड पिरिफॉर्मस। बच्चों आप लोगों को सीक्वेंस नहीं आता, क्या कर रहे हो। ये देखिए, ये आपका सैक्रोट्यूबरस है, वहां वो सैक्रम के साथ लग रहा है, पोस्टीरियर जो आपकी होती है और लेटरली साइड पे जो आपकी स्कल टू प्रोस्टी से लग रहा है अटैच होता है, ठीक है। और ये आपका परिफॉर्मस होता है, ये पीछे सैक्रम से लगा हुआ है और फिर जो है ये आपका लेटरल साइड पे जा रहा है। मीड पोस्टीरो लेटरल बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। यस गुड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिलेटेड टू लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन सिस्टिक हाइग्रोमा। अब मैं आपको ना एक दो पिक्चर दिखा देती हूँ, बड़ा क्वेश्चन आता है सिस्टिक हाइग्रोमा। ये देखें, सिस्टिक हाइग्रोमा पता है क्या होता है, ये एक जेंटल मेलफॉर्मेशन होती है ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। और ये यूजली या तो आपकी नेक पे इतनी बड़ी स्वेलिंग होती है या आर्मपिट पे भी इसकी जो है ना स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है, प्रेजेंट होती है। मैम कोई पिक्चर नहीं नजर आ रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, कब से मैं स्क्रीन शेयर करके बैठी हूँ, ऐसे ना बोलूँ। नहीं मैम, लाइक पिक्चर लोड, कोई पिक्चर नहीं है एग्जैक्टली नजर नहीं आ रहा। स्क्रीन तो शेयर हो रही है। इसको माशाल्लाह मुझे जो है ना यूज करना भी बहुत ज्यादा आता है, मैं क्या बताऊँ। ये मैंने, अब आ रही है। कोई पिक्चर शो हो रही है आप लोगों नो को। मैम, नो। अच्छा, तो मैं ना ये पिक्चर्स किसी को फॉरवर्ड करती हूँ, प्लीज कोई स्क्रीन शेयर कर ले, ये पिक्चर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। अनाउंसमेंट वाले में कर रही हूँ, कोई ना स्क्रीन शेयर करे जरा अपनी प्लीज। चलिए, ठीक है, कोई करे स्क्रीन शेयर।
कर लो यार, अब शो हो रही है? शो हो रही है मैम इस। कैसे करनी है स्क्रीन शेयर? ये स्क्रीन शेयर का ना ऑप्शन आता है ये रिएक्ट के साथ। नहीं हो रही बच्चों। अच्छा, वो मैंने असाइनमेंट वाले में भेज दिया, आप ना साथ साथ उधर देख लें सारे थे। ठीक है, आप लोग मीटिंग छोड़ के ना मतलब छोड़ के कह रही हूँ, स्क्रॉल वो स्वाइप करके उधर जा सकते हैं, ठीक है। वहां पे लाजमी देखिएगा सिस्टर डायग्राम में। अच्छा, इसकी ना आपकी लिम्फेटिक मेल फॉर्मेशन होती है, और ये आपके यूजली जो है ना नेक और आंतों पे होती है। अभी लोकलाइज स्वेलिंग होती है, ठीक है, और लोकलाइज जब भी आपकी वहां पे lymph जो है वो उसकी स्टेसिस हो जाएगी फ्लूइड की, और वहां पे इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये इतनी बड़ी स्वेलिंग होती है, ये आपकी लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन कर देती है, जिस तरह के आपको पता है एक्सला रिमूव कर देते हैं आप, तो उसके बाद वहां पे भी लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, क्योंकि आपके फ्लो ही नहीं हो पा रहा होता है lymph का, ठीक है, लिम्फ ड्रेनेज नहीं हो रही होती। अच्छा, बेरी बेरी एसोसिएटेड विद लो थायमीन। अच्छा, इसमें देख लेते हैं थायमीन डेफिशिएंसी से क्या होता है। वर्निकी की कोर्सकॉफ सिंड्रोम, कंफ्यूजन ऑफ थैलेमेजिया, डेक्सिया, ड्राई बेरी, पोलियोन्यूराइटिस, सिमेट्रिकल मसल वेस्टिंग, वेट बेरी बेरी, हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर। हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर क्या होता है, मैंने आपको बताया था हाई कार्डियक आउटपुट का, किसी को याद है तो टाइप कर दो। 1384 को एंजाइम ए इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, ये पूरा को एंजाइम एसिटाइल ए करके पूरा पाथवे होता है, जो कि आपका को एंजाइम में निकलता है पेंटोथेनिक से ही बनता है, वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। पेशेंट हैज एफिजिया एंड होमोनोमस हीमोनोपिया, थ्रोम्बस इन्वॉल्व विद आर्टरी, एमसीए। अब आप देखोगे हीमोनोमस हीमोनोपिया तो आपकी पीसीए में भी आता है ना, पेरिफेरल सेरिब्रल से। मुझे आप लोगों को आवाज आ रही है क्लियर? आप लोगों को आवाज? यस क्लियर। यस ठीक क्लियर। है। तो लिखा कि हमने भी हाई कार्डियक आउटपुट तो लिखे नीचे, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, हिमोनोमस हिमोनोपिया, अब आपको पता है वो तो पीसीए में भी आपके जो है, ठीक है, पीसीए में आपके आ रहा होता है विद मैक्युलर स्पेरिंग, और फिर आप एफेजिया के साथ ना आप लोअर लिम्ब वीकनेस भी देखोगे, फिर भी एमसीए ही चूज किया होता है, ठीक है। पेपर टाइप कर दें सारे टर्म्स यूजफुल कर दें उनको। अच्छा, तो फिर भी उन्होंने, लेकिन उन्हें एफेजिया दिया होता है साथ, ठीक है, एफेजिया सिर्फ आपके एमसीए में होता है, तो आप एमसीए ही चूज करोगे, चाहे एफेजिया के साथ लोअर लिम्ब दिया उन्होंने, चाहे हिमोनोमस हिमोनोपिया दिया उन्होंने। अच्छा, patient has excruciating right leg pain, anterolateral right leg corridotomy was performed which track was involved। आपको पता है जो आपका cortical ये स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्स होते हैं, ये एंटर होती है स्पाइनल कॉर्ड में जो है ना, डिकोसेट कर जाते हैं, ठीक है। अभी तक मीटिंग चल रही है, क्या निकालना चाह रहे हैं इसमें से? अच्छा, तो उसमें जो है ना आपको पता है। अच्छा, किसी ने अगर शेयर नहीं ना की तो मैंने ग्रुप में पिक्चर शेयर कर दी है, ठीक है, आपको उधर से देख सकते हो। अच्छा, तो अब आपको पता है स्पाइनोथेलमिक ट्रैक एंटर होते ही जो है ना वो डिकोसेट कर जाता है, ठीक है। तो अगर राइट लेग में पेन है तो हम लेफ्ट फ्लैग काटेंगे, ठीक है, और इसकी पेन के लिए, और ये आपको पता है पेन एंड टेम्परेचर के लिए होता है। बल्कि इसमें क्रूड टच, प्रेशर, पेन एंड टेम्परेचर इंटरलेटरल दोनों दिए हैं, और ऑपोजिट लेग का होता है, ऑपोजिट लेग होता है डिकोसेट कर जाता है जैसे स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होता है। 19 पेशेंट विद एपिकैंथल फोल्ड रिटार्डेशन प्रोड्यूस abdomen which of the following chromosomal abnormality। एपिकैंथल फोल्ड हमेशा दूसरी क्लास का, मैं उनको म्यूट कर देती हूँ। फैन का तो नहीं, मैं फैन। मैम शायद आपकी हैंड फ्री की वजह से इको प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, हैंड फ्री मैंने लगाई नहीं हुई, वो दूसरी क्लास चल रही थी, वो उस पे हैंड फ्री थी, उससे आ रही होगी। अच्छा, अब मुझे बताएं, अब तो नहीं है? अब नहीं, क्लियर अब क्लियर है। बता देना था, फैन फ्री था। मैम क्लियर है। ओके ओके। अच्छा, क्वेश्चन, अब एपिकेंथल फोड़ आपने जो है ना ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम में आप देखते हो ये सारे फीचर्स, ठीक है, और जो डाउन सिंड्रोम में आपका ट्राइसोमी 21 है। 20 years यंग बॉय प्रेजेंटेड विद फीवर, हेडेक, वोमिटिंग, ही इज हैविंग नेक स्टिफनेस एंड अल्टर्ड मेंटल स्टेटस विद हेलुसिनेशन। ये नाइग्रिया फॉलरी है आपका, ये हमेशा जो है, और ब्रेन ईटिंग पैरासाइट, ये सिर्फ इसी में जो है बार बार पूछते हैं, नीचे वाला एमसीक्यू रिपीटेड है। 21 इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन आफ्टर पिट्यूटरी craniopharyngioma resection, which drug will be effective for induction of ovulation। तो ये HCG फॉलोड बाय GnRH है। अब बच्चे कहते हैं क्लोमिफेन सिट्रेट जो है वो क्यों नहीं चूज किया, अब वो सिर्फ जो एलएच और एफएसएच को इंक्रीज करता है ताकि ओवुलेशन इंडक्शन हो सके, ठीक है। तो वो लेकिन जब आप फ्रेंजियो में रिजेक्शन कर देते हो तो आपका ना HC प्रोड्यूस हो रहा होता है ना आपका जो है
जीएनआरएच प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। एचसीजी ने आपको पता है मेल से टेस्टोस्टेरोन, फीमेल से प्रोजेस्टेरोन, और जीएनआरएच ने वो एलएच और एफएसएच, ठीक है। तो आपको पीछे भी तो पूरा वो पाथवे चाहिए होता है ना, सिर्फ क्लोमिफेन सिट्रेट ने कुछ नहीं करना, आपको एचसीजी फॉलोड बाय जीएनआरएच देना पड़ेगा, ठीक है। हाइपोगोनाडिज्म हो जाता है जब ये रिजेक्शन वगैरह होती है, तो आपको ये दोनों चीजें देनी पड़ेंगी। हाइपोगोनाडिज्म को क्लोमिफेन सिट्रेट नहीं ट्रीट करती, ओके। ये बच्चे क्वेश्चन बहुत पूछते थे। A patient came to dental clinic having metal stenosis and is hypertensive, which prophylactic antibiotic will you give? अच्छा, एमएस वाले पेशेंट्स को ना प्रोफिलैक्सिस यूजुअली जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर उनके साथ कोई और कोमोर्बिडिटी चल रही हो, जैसे ये हाइपरटेंसिव भी है, ठीक है, और उन्होंने प्रोफिलैक्टिक पूछा है, तो आप अमोक्सिसिलिन देते हो, ठीक है। और ये आप देते हो 30 to 60 मिनट बिफोर सर्जरी। और जो अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है, तो फिर ये क्लिंडामाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन आप दे सकते हो, ठीक है। और वो वही प्रोसीजर से कुछ टाइम पहले। 50 years lady receive a renal transplant from a cadaver. 1 month later, renal failure signs symptoms were seen. She developed diarrhea and hemoglobinuria. Some biopsy findings pointing to HLA-1 association with cells are involved CD8। अच्छा, CD8 कौन सा HSR में होता है, ये मुझे बता दें। टाइप 4। यस, नहीं नहीं, नो नो बच्चों, CD8 सेल्स कौन सी रिजेक्शन में होते हैं, ये मैंने पूछा ना। ये सब क्यूट में तो, और उसमें जो साइटोटॉक्सिक रिजेक्शन में। मैम इसमें रिएक्शन तो यही है ना, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट, ये जो डायरिया। और मैडम टी CD8 टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं। हाँ जी हाँ जी, साइटोटॉक्सिक होते हैं। लेकिन मैं वो पूछना चाह रही थी, अक्यूट में रिजेक्शन पूछना चाह रही थी। अच्छा हाँ, आप मैम सही। ये इसमें ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट। हाँ, इसमें ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट है। अच्छा, नहीं, CD8 सेल्स का मुझे बता दें, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट में भी आपके वैसे CD8 होते हैं, लेकिन अच्छा ठीक है। और HLA-1 वाला, जो HLA-1 TH1 और MHC-1 जो आपका रूल फॉलो करता है ना, 1:8 और 2:4 वाला ही कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जॉन्डिस और डायरिया जो है ना आपका ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट में ही होता है, CD8 सेल उसमें होते हैं। पेशेंट हैज PSGN टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी 3। अच्छा, लीनियर डिपॉजिट आ जाएंगे तो आप कौन सा रिएक्शन चूज करोगे। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ SLE जो है वो ऑटोम्यून होती है, SLE जो है ना आपकी ऑटोम्यून होती है। लीनियर डिपॉजिट का मुझे HSR बता दें। यस। अच्छा, रिगार्डिंग मायोबैक्टीरियम लेप्री विच इज ट्रू इंट्रासेलुलर एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो आपका एसिड फास्ट ये क्यों होता है, बाकी स्ट्रेन क्यों नहीं रहता, क्योंकि आपको पता है इसकी सेल वॉल में जो है आपको माइकोलिक एसिड मिलता है, ठीक है, और लॉन्ग चेन फैटी एसिड होती है। दूसरा, इंट्रासेलुलर होता है, ये जो है ना होस्ट सेल पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। डॉक्टर बिना शायद आपको माइक ऑन, वो कैमरा ऑन है। नो मैम, मेरा नहीं है। अच्छा, नाम सिर्फ आपको शो रहा है। अच्छा, जवेरिया कौन है। अच्छा, इंश्योर द सर्वाइवल। अच्छा, ये क्या होता है कि इंट्रासेलुलर इसलिए होता है कि ये जो है ना आपकी होस्ट के सेल पे डिपेंड कर रहा होता है अपना सारा, क्या कहते हैं उसका, सर्वाइवल और हर चीज़ होस्ट इम्यून सिस्टम पे, ठीक है, और एक्सप्लॉइट कर रहा होता है, वहां से न्यूट्रिशन ले रहा होता है और प्रोटेक्शन ले रहा होता है। इसलिए इंट्रासेलुलर होता है, और एसिड इसलिए क्योंकि इसके अंदर माइकोलिक एसिड होता है। 27 TB टेस्ट प्रोड्यूस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बाय विच ऑर्गेनिज्म, साइटोकाइन मीडिएटेड, ठीक है वही। अच्छा, इसमें जो है इसमें आपका जो एक तो ये साइटोकाइन मीडिएटेड लिखा हुआ है, ठीक है। सेल्स कौन से लिखे होते हैं ये, जब हम लोग वो ट्यूबरकुलन टेस्ट के साथ लिखे होते थे। टी सेल्स। हाँ, हेल्पर टी सेल और TH1 जो है आपके हेल्पर टी सेल, CD4 एंड हेल्पर, यस यस डॉक्टर इकरा। A patient who has undergone ileum resection, what should be vitamin B12? मुझे इलियम रिजेक्शन का मुझे सीक्वेंस बता दे, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। रिजेक्शन हो जाए आपकी इलियम की, तो क्या सीक्वेंस होता है। अच्छा, 29 है, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रिडियम डिफिकल्ट, ठीक है। और आपका ये जो है प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक यूज करने से भी होता है। बच्चों, मुझे जल्दी से वाइटामिन रिजेक्शन ऑफ इलियम में जो है ना आपका सीक्वेंस बताएं, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर आयशा, इसके बाद भी बताएं, दो और बता दें मुझे। नो आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है आइडिया। इसमें तो होता है मेगैलोब्लास्टिक का। हाँ, ये किन्होंने बोला है अब्जॉर्प्शन वाला। सबसे पहले इंक्रीज वाटर कंटेंट इन स्टूल होता है, फिर डिक्रीज इज ग्रेटर देन डिक्रीज बाइल एसिड अब्जॉर्प्शन इज ग्रेटर देन डिक्रीज B12 अब्जॉर्प्शन, ठीक है। अच्छा, पेशेंट प्रेजेंट सोर थ्रोट एंड मेम्ब्रेन कवरिंग द थ्रोट अपॉन रिमूवल मेम्ब्रेन इट ब्लीड्स, तो ये डिप्थेरिया में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्पल्स फ्रॉम यूट्रिकल ऑपोजिट फ्रॉम ऑपोजिट एयर। अब आपको पता है ये MCQ हमें, मुझे तो बड़ा मतलब
तंग किया था जब तक कि मैंने इसको पढ़ नहीं लिया था। अब ये क्या होता है, यूट्रिकल आपका, आपको पता है हॉरिजॉन्टल बैलेंस के लिए होता है, ठीक है। बस जो, लेकिन जो आपका वेस्टिबुलर सिस्टम है ना वो बायलेटरल है और सिमेट्रिकल है, ठीक है। अगर आप राइट साइड पे हेड हेड जो है वो टिल्ट करेंगे ना, तो आपकी ऑपोजिट जो उस साइड की जो है फायरिंग इंक्रीज हो जाती है इम्पल्सेस की, और लेफ्ट साइड जो दूसरी ऑपोजिट साइड है उसकी डिक्रीज कर जाती है उतनी ही। तो इस तरह से ये बैलेंस जो है, ये इस तरह से ये बैलेंस में होता है, ठीक है। अच्छा, जो utricle side of head will have an impulse frequency that is functionally opposite to the utricle of opposite side। जो एक साइड का ईयर की है, अगर आपने जिस साइड का टिल्ट किया है, ठीक है, जो आपका ऑपोजिट यूट्रिकल होगा उसमें जो है बिल्कुल ही फंक्शनली ऑपोजिट इम्पल्सेस होंगी, ठीक है। वही है कि आप एक साइड पे हेड टिल्ट करेंगे तो आपने बैलेंस रखना है ना आपको, ताकि निस्टैग्मस और वर्टाइगो और वो सारा कुछ ना हो, ठीक है। तो जितनी फायरिंग इधर ज्यादा होगी दूसरी साइड पे उतनी फायरिंग कम होगी। तो फंक्शनली ऑपोजिट होता है ये। समझ आया ये? ये सिर्फ आपका जो है ना बैलेंस का वो है, बैलेंस के लिए है ये, ठीक है। पेशेंट वाज नॉन केस ऑफ रूमेटॉइड, रिपीट। अच्छा, जो आपका यूट्रिकल होता है वो आपका होता है हॉरिजॉन्टल बैलेंस के लिए, ठीक है, उस हॉरिजॉन्टल। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि यूट्रिकल में इम्पल्सिस जो होती है ना ऑपोजिट फ्रॉम ऑपोजिट ईयर। अब ये आपका जो है ना बायलेटरल वेस्टिबुलर सिस्टम जो है ना आपका बायलेटरल होता है और सिमेट्रिकल होता है। जो यूट्रिकल ऑन वन साइड ऑफ हेड विल हैव एन इम्पल्स दैट इज फंक्शनली ऑपोजिट टू दैट ऑफ एक साइड दूसरी साइड। यस एग्जैक्टली, ये बायलेटरल होता है। अगर ये आप एक साइड पे हेड टिल्ट करोगे तो आपको वो टाइप कुछ क्यों नहीं हो जाता जब आपका एंडोलिम्फ जो है वो होता है, ठीक है। तो आपका दूसरी साइड वाला बैलेंस कर रहा होता है, ठीक है। तो फंक्शनली जो है ना बिल्कुल ऑपोजिट इम्पल्स होती है। मैंने अगर राइट साइड पे हेड टिल्ट किया तो उस साइड की फायरिंग इंक्रीज होगी, तो ऑपोजिट वाली को कम होना पड़ेगा। तो इस तरह से ये बैलेंस को कर रहा होता है, ठीक है, मेंटेन कर रहा होता है आपका ईयर, आपको पता है वेस्टिबुलर सिस्टम जो उसका है, ठीक है। बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं आपके इंटरनल ईयर जो भी है, ठीक है। आप लोगों को समझ आया? ठीक है। ये दोनों जो है ना, हाँ ऑपोजिट होती है। एक को एक कम ज्यादा काम कर रहा है, दूसरे को कम काम करना पड़ रहा है, ताकि आपको बैलेंस ठीक रहे। पेशेंट वाज नॉन केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस but now scheduled dry and mouth। Everything is opposite in the ears. Even depolarization भी influx of potassium से होगी. यस, ये मैंने आपको ऑर्गन ऑफ पोर्टाई का बताया था ना, उसमें पोटेशियम से इन्फ्लक्स होता है, और एस्ट्रोसाइटोमा में भी पोटेशियम का इन्फ्लक्स होता है, ठीक है। ये थोड़ी सी एक्सेप्शन है। हाँ, और इसलिए जो है इम्पल्सिस जो है अपोजिट होती है फ्रॉम अपोजिट ईयर। अच्छा, ये ड्राई आई, ये आपको ये आपके शोगरेन सिंड्रोम में है। शोगरेन सिंड्रोम के मार्कर जो है एंटी एस एस ए है। और इसको जो है रोला भी कहते हैं कि खुश्क आ गया तो रोला डाल दिया लोगों ने ना। तो जो आर ओ पहले है ना, तो ए पहले है, तो RO एंटी एस एस ए, और रोला का ला बाद में, तो बी, ए बीटा बी बाद में आता है ना, तो NTSSB होती है, ठीक। सेम ही नाम है, बस नाम ऐसे हैं कि रो लिख लें आप चाहे, या फिर NTSSA लिख दें, ऐसे ला लिख दें, या NTSSB लिख दें। स्पेसिफिक एंटीबॉडी ऑफ SL इज anti-dsDNA। अब मुझे SLE के एक सेंसिटिव मार्कर बता दें और एक हाईली स्पेसिफिक बता दें, और प्रोग्नोसिस के लिए कौन सा होता है? यस, है ना, सेंसिटिव है, बिल्कुल। हाँ, हाईली सेंसिटिव DS DNA है। प्रोग्नोसिस के लिए कौन सा होता है? प्रोग्नोसिस के लिए DSDNA होता है, ठीक है। प्रोग्नोसिस, हाँ जी, DSDNA होता है। एस्टेग्नोसिस इज कॉज्ड बाय द लीजन ऑफ विच एरिया ऑफ ब्रेन? parietal लोब। अब एस्टेग्नोसिस क्या होता है? क्या आप जब आंखें बंद करके चीजें टच कर, Inability to recognize faces. नो, प्रोस्टोग्नोसिस होता है। ये होता है कि आप हाथ से किसी चीज को टच करो ना, आप उसको पहचान ना पाए, मतलब कि फिंगर से, हाँ, अनेबल टू रिकॉग्नाइज शेप्स। अच्छा, ये जो ये अभी किसी बच्चे ने कुछ लिखा हुआ था, वो ऊपर भाग गया। अच्छा, एंटी स्मिथ ओवर anti-dsDNA। अच्छा, मैंने ना स्पेसिफिक का पूछा ही नहीं था, इसलिए कि आप लोग ये सीक्वेंस में कंफ्यूज हो गए, ठीक है। आपने प्रोग्नोसिस के लिए DSDNA ही है, ठीक है। वो मोस्ट स्पेसिफिक आता है तो आप एंटी स्मिथ लिखेंगे, हाईली स्पेसिफिक आता है NT-dsDNA लिखेंगे।
हाँ अच्छा, वो मैंने क्वेश्चन नहीं किया था ना इसलिए। पर आप ठीक बता रहे हो। फिर आप लेकिन हाईली कहोगे तो डीएसडीएनए लिखोगे। अब मैं आपको बताती हूँ, एस्ट्रोग्नोसी ये होता है कि आप हाथ से आंखें बंद करके चीजें टच करते हैं, आप उनके शेप नहीं पहचान पाते। और जो प्रोस्पोग्नोसी होता है कि आप फेसेस नहीं पहचान पाते। अब जो वो फेसेस वाला है, वो आपका टेम्पोरल लोब में होता है। ठीक है। वो आप पीटी, मैंने पीटी और एपी से याद किया, तो एपी आपका एस्ट्रोग्नोसिस पराइटल एपी, और पीटी प्रोस्पोग्नोसी टेम्पोरल। अब मैं आपको एस्ट्रोग्नोसी ये तो याद करने का तरीका बताया था। ठीक है, हाँ मेमोरी। बिल्कुल ठीक है, टेम्पोरल आपको मेमोरी के लिए होता है और आपको फेसेस भी आपकी मेमोरी में होते हैं। अब मैं आपको इसके पीछे का ना थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, आपको याद इस तरह करना एपीपीटी जैसे आपको इजी लगे। अब एस्ट्रोग्नोसी आपका, आपको पता है, एक तो आपका प्राइमरी स्मेटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, एक आपका जो होता है स्मेटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है। अब जो प्राइमरी स्मेटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है, उसमें सिर्फ जो आपके ना सेंसरी इंफॉर्मेशन इनपुट जो है ना, उसने इंटीग्रेट होना होता है, ठीक है, टच वगैरह। और लेकिन जो आपका ये एस्ट्रोग्नोसी है ना, ये आपका होता है ये स्मेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में। ठीक है, इसमें ये होता है कि आपका सेंसरी इनपुट होता है प्लस इंटीग्रेट टच विद स्पेशल अवेयरनेस। अब आपको मैंने बताया था जो स्पेशल नेग्लेक्ट होता है, वो मैंने कौन सा आपको लो बताया था, स्पेशल नेग्लेक्ट वाला जो क्वेश्चन था। यस, क्योंकि वहां पे आपकी स्पेशल अवेयरनेस जा रही होती है ना। तो वो आपके स्टेगनोसिस में भी यही होती है, जो आपकी सेंसरी इनपुट हाथों से आप टच करके जा रहे हो और फिर आप जो उसको अपने माइंड में शेप वो सारा कुछ, तो ये प्राइटल में होता है। ठीक है। जो सेंसरी प्लस स्पेशल अवेयरनेस होती है, वो स्टेगनोसिस ही होती है आपकी, और वो जो है प्राइटल में होती है। ये जो, अब आप ये याद रखो, फेसेस जो है मेमोरी से रिलेटेड होते हैं, वो आप टेम्पोरल में याद रखो। अच्छा, कंजक्टिवाइटिस इन बेबी मदर विल बी क्लेमिडिया। अब आप बताओ, ब्लाइंडनेस के लिए कौन सा होता है क्लेमिडिया का सीरोटाइप, ए सी या डी के या L1, वो लिम्फोमा ग्रेनुलोमा जो है। AC. हम्म। मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर का बहुत सार्कोमा, a female traveled from cold area to Jeddah having buccal mucosa eruption, organism involves HSV type 1। HSV type 1. यस। और टू जो होता है herpes genitalis होता है। एलेक्स सर्च 2 days बिफोर ओवुलेशन 6 to 10 फोल्ड। जब इसके ऑप्शन जो है ना डिफरेंट डिफरेंट आते रहते हैं, आपने जो ऑप्शंस दिए होंगे ना उसके हिसाब से चूज करना है। लेकिन ये 2 days बिफोर जो है ना 6 to 10 फोल्ड ही एलेक्स सर्च आती है, तो आपको पता है 10 मिनट्स में एंड हो जाएगी। ओके ओके, मीटिंग 10 मिनट्स में एंड हो जाएगी, फिर मैं दोबारा लिंक शेयर करूंगी। अच्छा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आइडेंटिफाइड बाय मैटरनल AFP। ठीक है, न्यूरल ट्यूब एनटीडी में AFP को क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलाई फॉर गैस्ट्रो रिलीज प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड्स। आपको पता है प्रोटीन और अमाइनो एसिड जो है ये स्टिमुलस होते हैं, और जो एसिडिक फूड होता है वो उसको इनहिबिट कर रहा होता है। लेकिन जो है ये गैस्ट्रिन खुद एच पॉजिटिव आइंस को प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन ये खुद इनहिबिट हो जाए जब तब आप एसिडिक फूड लेते हो। तो आपको पता है स्टमक में आपकी प्रोटीन डाइजेशन होती है, तो प्रोटीन और अमाइनो एसिड जो है इसको स्टिमुलेट करते हैं। प्रोटीन एनाबॉलिज्म फैट कैटाबॉलिज्म इज GH। अब आप ये देखो कि जो ग्रोथ हार्मोन है ना, वो आपको खूबसूरत बनाता है, ठीक है, आपके अंदर जितना फैट है उसको खत्म कर देता है और मसल बिल्ड कर देता है, प्रोटीन बिल्ड कर देता है। ठीक है। तो ये ग्रोथ हार्मोन जो है वो खूबसूरत बनाता है। दूसरा ये कि ये इसका निमोनिक जो है कि ये किन स्टेट में ज्यादा प्रोड्यूस होता है, वो है हाइपोग्लाइसीमिया इज ग्रेटर देन एपिनेफ्रीन, सॉरी, हाइपोग्लाइसीमिया ग्रेटर देन एक्सरसाइज इज ग्रेटर देन नॉन रेम स्लीप। ठीक है। अब और ये आपकी लीनियर बोन ग्रोथ कर रहा होता है। ये सारे फीचर सबको चाहिए होते हैं, ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन आपको खूबसूरत बनाता है। फैट डाइजेशन इज डन बाय एमल्सिफिकेशन बाइल सॉल्ट्स बाइकार्ब लाइपेज। अब जो आपका बाइल एसिड होता है उसका काम ही है कि एमल्सिफाई करे। अगर आपका फैट एमल्सिफाई नहीं ना हुआ होता तो वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता, चाहे लाइपेज हो या कोई भी आपका एंजाइम आ जाए। ठीक है, पहले उसने एमल्सिफाई होना है, फिर जो है लाइपेज उसको डाइजेस्ट करेगा। What happen in esophageal sphincter when peristaltic waves come relax ahead of wave। इसी तरह से होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है उसके आगे वाला भी रिलैक्स होता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके आगे वाला रिलैक्स होता है। ठीक है, इस तरह से पेरिस्टाल्टिक जाती है, आपको पता है, कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 45, मीडियन ऑफ डैमेज सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिकुलम विच रीजन विल अकर लॉस ऑफ पोजीशन ऑफ थंब। सुपर आपको पता है वैसे तो आपकी मीडियन ऑफ जो है उसके बिलो जा रही होती है फ्लेक्सर रेटिकुलम, लेकिन इसकी जो कुटेनियस ब्रांच है ना, वो अबव जा रही होती है आपके फ्लेक्सर रेटिकुलम। अब बच्चों को हमें ये हमें पिछली दफा था कि सेंसेशन क्यों जो है प्रोक्सिमल मिडल या इंडेक्स फिंगर, लेकिन जो है इसमें आपका लॉस ऑफ ऑपोजिशन ऑफ थंब ही राइट आंसर है। डॉक्टर मुसुमा, आज हमारे पास 2 पेपर हैं, और ये यूजली ना पास पेपर्स हैं, ठीक है, जहाँ मुझे पास MCQ है, जहाँ एक्सप्लेन करना होगा ना मैं बिल्कुल करूंगी, और जितनी मर्जी दफा आप पूछ सकते हो। ठीक है। और क्या मैं स्लो करने की कोशिश करती हूँ।
ओके, विच एटीटी ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब आपको पता है, अच्छा मुझे ना आइसोनाइजर रिफेम्पसिन और पैराजिनामाइड के साइड इफेक्ट्स लिख दो आप लोग। 47 patient is diabetic hypertensive also has heart disease, prophylaxis of drugs will be aspirin plus clopidogrel। ठीक है, वो डायबिटिक है और हाइपरटेंसिव है। यस डॉक्टर, वेरी गुड। और जो है उसको हार्ट डिजीज भी है, तो आप एस्पिरिन प्लस क्लोपिडोग्रेल देते हो, ठीक है। यस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोपिडोग्रेल इज एडीपी एंटागोनिस्ट। जो आपके ये क्लोपिडोग्रेल है ना, ये आपकी एंटीप्लेटलेट होती है, ठीक है, ये इनहिबिट कर देती है एडीपी को, जो कि आपका एक्टिवेशन करवा रहा होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को। ये सब ठीक कह रहे हो आप लोग। ठीक है, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन को ये रोकता है, ये एडीपी का एंटागोनिस्ट होता है मैकेनिज्म। ठीक है, और ये आपका एंटीप्लेटलेट होता है। एंटीकोगुलेंट्स के नाम बताओ मुझे आप लोग। एंटीकोगुलेंट्स के नाम बताओ, ये तो एंटीप्लेटलेट है, क्लोपिडोग्रेल और एस्पिरिन। एंटीकोगुलेंट। यस डॉक्टर इकराम। ब्लड इज वार्म एट 37 डिग्री फॉर मैसिव ट्रांसफ्यूजन टू कॉज लेफ्ट टू राइट। आपको पता है हाई टेम्परेचर जो है वो आपके राइट शिफ्ट में होता है, लो टेम्परेचर जो है लेफ्ट शिफ्ट पे होता है। अब वो जब हम लोग फ्रीज करके रखते हैं उनको तो वो लेफ्ट शिफ्ट पे होता है, उनको हम वार्म करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वो उनको लाते हैं, फिर जो है वो राइट शिफ्ट की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। राइट शिफ्ट ऑफ HBO2 कर्व इन हाइपरथायरॉयडिज्म। आपका हाइपरथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा होता है और आपका इसी तरह से टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, ठीक है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म आपका यहाँ पे राइट शिफ्ट करवाएगा। जीन दैट अरेस्ट सेल इन G1 फेज इज विच जीन इज P53। P53 जो है ना आपका, अच्छा मुझे ये बताएं, P53 अगर आपका म्यूटेशन हो गया तो या डैमेज हो गया तो सेल सर्वाइवल का क्या होगा? हाँ, ट्यूमर सप्रेसर जीन है अनकंट्रोल्ड हाँ। सर्वाइवल रहेगा। हाँ। मैम सर्वाइवल बढ़ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, जो गार्डियन ऑफ जीनोम है वो कौन, वो क्या होता है? ये आपके डबल ए का वर्ड है, वर्ड्स है। गार्डियन गवर्नर। नो नो, गलत बता रहे हो, गार्डियन क्या होता है? आरबी है और यस। गार्ड। हाँ, P53 आपका गार्डियन है और जो गवर्नर है वो आरबी है। आरबी रब आपका गवर्नर ऊपर होता है सबसे, ठीक है, बस याद करने के लिए, वैसे माफ करें। अच्छा, डायग्नोस्टिक फाइंडिंग ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अच्छा, एल्कलोसिस में आपकी नॉर्मल रेंज आप 22 to 26 26 रखते हैं ना बाइक आप, तो उस 24 से ग्रेटर होगी तो एल्कलोसिस होगा। अब देखो PCO2 अगर 60 से ज्यादा है तो वो तो एसिडिक होता है। PCO2 अगर 40 से कम है तो वो तो है रेस्पिरेटरी। अब पीएच इन्होंने लिखा हुआ है, पीएच इज लेस देन 7.4, अब वो 7.3 भी हो सकते हैं। जो इधर ज्यादा स्पेसिफिक है ना मेटाबॉलिक के लिए, वो आपका बाइक ग्रेटर देन 24 है। आरबी आपका जो है गवर्नर है, P53 गार्डियन है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस मैकेनिज्म इज लॉस ऑफ बाइकार्ब। ठीक है, आपको पता है एसिडोसिस होता है लॉस ऑफ बाइकार्ब, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है कि बाइकार्ब ज्यादा है, मोर देन 26। अब पेशेंट है 7.2 मतलब एसिडिक है, बाइकार्ब 16 है मतलब कि आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, और कार्बन डाइऑक्साइड 50 या 45 से ज्यादा है तो आपका जो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी है, तो आपका मिक्स है। रोल ऑफ एंडोथेलियम इन हीमोस्टेसिस। अच्छा उसमें रोल ऑफ एंडोथेलियम, एंडोथेलियम में ना आपका अच्छा उसमें ना आपकी प्रोस्टासाइक्लिन प्रेजेंट होती है। प्रोस्टासाइक्लिन आपके ना ब्लड में प्रेजेंट होती है और ये आपकी नॉर्मल ब्लड फ्लो को मेंटेन कर रही होती है, उनको उसको क्लोट होने से बचा रही होती है। क्लोटिंग फैक्टर आपके उस वक्त हर वक्त प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हाँ, PGI2 प्रोस्टाग्लैंडिन में होती है ये भी एक। अच्छा, तो ये जो है ना आपके प्रोस्टासाइक्लिन वेजोडाइलेशन करा रही होती है और प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रिवेंट कर रही होती है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल ब्लड फ्लो को मेंटेन कर रहा होता है प्रोस्टासाइक्लिन। इन स्ट्रेनस एक्सरसाइज व्हाट अकर डिक्रीज TPR। देख, अगर आप एक्सरसाइज करो आपकी मसल्स की नीड बढ़ गई, आपको वेजोडाइलेशन होगी ताकि परफ्यूजन आपके एक्सट्रीमिटीज में बेटर हो सके, ठीक है। तो डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है ना वो कम हो जाएगी, ठीक है। और जो आपकी एक्सरसाइज है वही आपका नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करते हैं, वो वेजोडाइलेटर कराते हैं, आपके रेजिस्टेंस को कम कराते हैं, ब्लड फ्लो को ज्यादा करवा रहे होते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म है कि ब्लड फ्लो ज्यादा कराना है। विच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन थिक लोब विद लेस मेसेंट्री फैट एंड लॉन्ग वाइजर रेक्टा। अच्छा ये देखें, जो हमने जिज्नम और इलियम का किया था, जब भी लॉन्ग वाइजर रेक्टा आता था ना तो मैं तो जिज्नम की तो लेती हूँ, ताकि मैं आपको डिक्शनरी जो है ना दोनों के वो टेबल पे दिया हुआ है, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन इज क्रिएटेड फ्रॉम विच सेल? तो पेरिटिबुलर कैपिलरी सेल्स जो हैं आपके एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है, और जो बेबी सेल्स हैं वो रेनिन। क्वेश्चन नंबर है 59, लूप डायरेक्टिक्स यूज इन पल्मोनरी एडीमा। जो आपके लूप डायरेक्टिक्स है वो पल्मोनरी एडीमा या फ्लूसमेट आप जो है पल्मोनरी एडीमा में भी दे रहे होते हो, ठीक है, ताकि उसका जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है जो उससे उसको SOB और सारे सिम्टम्स आ रहे होते हैं और थोपनिया वो सारे जो है रिजॉल्व हो सकें, ठीक है, तो वो आप दे रहे होते हो उनको ताकि यूरिन में ज़्यादा फ्लूइड जाए। 16 रिलैक्सेशन फेज ऑफ स्केलेटल मसल व्हाट हैपेंस सेंडिंग ऑफ कैल्शियम बैक टू SCR।
अब आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, जब आपका कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब उसको रिलैक्स भी तो करना है ना, एंड भी तो करना है उस कॉन्ट्रैक्शन को। तो एक्टिवली जो कैल्शियम है ना आपका बैक टू एससीआर भेजते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप हो सके और रिलैक्सेशन स्टार्ट हो सके। अब मेलिग्नेंट हाइपरथेरेमिया में यही होता है कि एक्सेसिव कैल्शियम होता है, तो आपका मसल हर वक्त कॉन्ट्रैक्टेड रहता है और वो रिजिडिटी आ जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो यही है, इसके अंदर के स्टॉप करने के लिए जो है ना आपको कैल्शियम को वापस एससीआर में भेजना होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, बच्चे भी उधर मीटिंग में है इधर आ जाए। अच्छा, प्रेग्नेंट लेडी विद डिरेंज एलेप्टिस विच हेपेटाइटिस कुड इट बी हेपेटाइटिस ए? चाहे वो प्रेग्नेंट है चाहे वो वैसे उन्होंने पूछा हो, तो मोस्ट कॉमन आपका हेपेटाइटिस ए होता है, जब तक कि वो रिमोट या लीथल का जिक्र ना कर दे। तो आपने हेपेटाइटिस ए ही चूज करना है, वरना फिर आप रिमोट और लीथल में हेपेटाइटिस ई चूज करेंगे प्रेगनेंसी में। अ पेशेंट ऑफ 56 ईयर इन chronic carrier of HB hepatitis B from 10 years, he has now developed fever and jaundice. Delta antigen is positive. What does this indicate? Super infection with severity of disease. अब डेल्टा एंटीजन आपका एचडीवी है। एचडीवी खुद से कभी भी नहीं होता, हेपेटाइटिस बी होता है, तो ये जो उस पर सुपर इम्पोज होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी अगर हेपेटाइटिस बी है तो फिर आपका जो है ना हेपेटाइटिस डी होता है। तो ये सुपर इन्फेक्शन विद सिवियरिटी ऑफ डिजीज, डी, डी और डेडली, ठीक है, ये आपकी डेथ करवा देता है ये। काफी सिवियर वो होता है हेपेटाइटिस, ठीक है, इसमें आप डेथ के ज्यादा चांसेस होते हैं। डी से डेल्टा, डी से डेडली। एच बी सरफेस एंड कोर एंटीजन पॉजिटिव। अब ये देखो कि आपका एंटीजन पॉजिटिव है, सरफेस एंटीजन, इसका मतलब कि इन्फेक्शन है। अच्छा, कोई वो अगर किसी को कंफ्यूजन होती है ना एंटीजन वगैरह में, तो वो वीडियो देख ली, वो मैंने रफली से क्लियर की है। तो मुझे तो वो उसके बाद कभी कंफ्यूज नहीं किया जब मैंने उसको इस तरह से पढ़ा था, ठीक है। तो आपके एंटीजेंस पॉजिटिव है मतलब इन्फेक्शन है। अब हम देखेंगे कि अक्यूट है कि क्रोनिक। तो आईजीएम अक्यूट के लिए होता है, आईजीजी क्रोनिक के लिए। टू ट्रीट एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग व्हिच एंटीडोट इज यूज्ड, तो आपका एनेस्टेल सिस्टीन होता है, ठीक है। किसका एंटीडोट है? और बाई का आप किसका एंटीडोट है? A woman took too many tablets of acetaminophen. What will happen to her liver after 3 days? Severe necrosis. Yes, आपको जो एस्टामिनोफेन है ना वो हेपेटोटॉक्सिक होता है, आपको पता ही है कि अगर ये उनके सीएलडी के पेशेंट, तो उसमें तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा टेबलेट्स ले